हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई है और दुनिया भर के बाजार क्रैश हो रहे हैं और हमारे बाजार भी क्रैश हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजार क्रैश हो रहे हैं और कितना बाजार गिर सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि लड़ाई तो रशिया और यूक्रेन में हो रही है, तो दुनिया भर के बाजार क्यों गिर रहे हैं? उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जब इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो चांसेस रहते हैं कि दूसरे देश भी इस लड़ाई में कूद पड़े, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जो जर्मनी, हिटलर जब रूल करता था जर्मनी में और वो यूरोप के छोटे छोटे देशों को पे अटैक करके, इन्वेड करके उन्हें अपने कब्जे में ले रहा था, तो ब्रिटेन, अमेरिका सब खामोश बैठे हुए थे। लेकिन एक के बाद एक सिचुएशन ऐसी बनती गई कि उन देशों को भी इसमें कूदना पड़ा और ये एक पूरी दुनिया का लड़ाई का एक सिचुएशन बन गई। और सिचुएशन ऐसी थी कि आप या तो हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन हैं। तो लोगों को ये डर हमेशा रहता है इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। तो एक हम स्टडी करते हैं कि जब भी पास्ट में इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट की जिसे हम कहते हैं शुरुआत हुई थी, तो बाज़ारों पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा था, कितने बाज़ार गिरे थे, उसका मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स ऐसे लेकर आया हूँ आपके साथ। तो अगर हम पर्ल हार्बर की बात करें, दोस्तों जिन लोगों को पर्ल हार्बर के बारे में नहीं पता, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का एक टर्निंग पॉइंट था और इसी की वजह से अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा। और इसमें क्या हुआ था कि जापान ने अपने कामिकाजे पायलट्स, हालांकि ये एक डिबेट का टॉपिक है कि वो कामिकाजे थे या नहीं थे। कामिकाजे यानी कि जो सुसाइड पायलट्स होते थे, जिनको इंस्ट्रक्शन होता था कि आप जाकर अपने प्लेन्स को एनिमी के शिप में या उनके जो वॉरशिप्स या किसी और लोकेशन में जाकर अपने प्लेन को क्रैश करिए। तो जापान के जो बहुत सारे पायलट्स को भेजा गया था कि यूएसए के एक वॉरशिप में जाकर अटैक किया जाए, जिसकी वजह से अमेरिका भी इस वॉर में कूद पड़ा। तो अगर हम उस इवेंट को देखें तो जिस दिन वो इवेंट हुआ था, वो एक दिन का अगर हम मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो उस दिन यूएसए के बाजार करीब 3.8% गिरे थे और इसके बाद जो है बाजार लगातार गिरते रहे और करीब 19.8% गिरे और जो मैक्सिमम फॉल हुआ था वो करीब 19.8% का हुआ था। और ये फॉल जो है करीब 143 डेज तक चलता रहा। हालांकि जैसा कि होता है, हर गिरावट के बाद रिकवरी होती है और वो पूरा रिकवरी करने में उन्हें और 307 दिन लगे। तो ये टोटल जो फॉल रहा करीब 450 दिन का रहा। वहीं हम अगर उस इवेंट की बात करें जिसमें नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड किया था, जिस तरीके से इस वक्त जो है रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, उसी तरीके से इवेंट था। उसमें उस दिन बाजार जो है करीब 5.4% गिरे थे और इसके बाद बाजार में जो मैक्सिमम गिरावट हुई वो करीब 12.9% की हुई और टोटल 23 डेज तक ये फॉल चलता रहा और उसके बाद जो रिकवरी होने में उन्हें 82 डेज लगे। इसी तरह से अगर 9/11 की बात करें तो उस दिन बाजार करीब 4.9% गिरे थे और मैक्सिमम जो फॉल हुआ था वो करीब 11.61% का हुआ था और 11 दिन तक लगातार मार्केट गिरता रहा और 31 डेज लगे उसको पूरी रिकवरी करने में। वहीं अगर हम इराक की अगर बात करें, जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था उस वक्त जो है बाजार करीब 1.25% के करीब गिरे थे और मैक्सिमम 17% का जो फॉल हुआ था उसके बाद और 71 डेज तक बाजार जो है गिरते रहे और उसके बाद जो रिकवरी पूरी करने में उन्हें करीब 189 डेज लगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो जिस दिन इवेंट होता है उस दिन की अगर हम गिरावट की बात करें तो वो 1% से लेके करीब 5.5% के बीच का रहता है। तो अगर आप आज का फॉल देखें तो लगभग उसी रेंज में था और इसके बाद अगर हम कितना मैक्सिमम गिरावट हुई उसका एक एवरेज निकालें तो वो करीब 15-16% बनता है। इतने की गिरावट होने की संभावनाएं रहती हैं इस तरीके के बड़े कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें। और जो गिरावट जो टाइम करेक्शन होता है, कितने दिन तक बाजार गिरता है, तो उसको अगर हम देखें तो वो कुछ भी हो सकता है, 2 हफ्ते से लेकर आधे साल तक जो है उस लगातार बाजार में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सभी
डेटा को अगर आप देखेंगे तो इसमें यह बताता है कि रिकवरी जो है उसके बाद हुई है। जैसा कि होता है दुनिया में कोई भी क्रैश होता है तो उसके बाद रिकवरी होती है, लेकिन वो रिकवरी कितने दिन की होती है ये देखने वाली बात है। तो अगर हम वर्स्ट केस को देखें तो करीब 300 दिन लग गए थे पूरी की पूरी रिकवरी करने में। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसमें देखिए कई तरीके के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला जो इम्पैक्ट है उन कंपनीज को होगा जो रशिया में बिजनेस करते हैं। हालांकि रशिया के साथ हमारा कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे आर्म्स खरीदते हैं, और जहाँ तक बेचने एक्सपोर्ट करने की बात है तो वह बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रशिया जो है हमारा 25th लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है, और हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं करीब 13 to 14 बिलियन US डॉलर्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें वो करीब हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 1% बनता है। तो अगर हम डायरेक्ट रशिया के पर्सपेक्टिव से देखें हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो बिजनेस हम करते हैं तो वो कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो सिलेक्टेड कंपनीज पर ही उसका इम्पैक्ट होगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा किस में होगा? जो हमारे ऑयल कंपनीज़ हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी जो ऑयल कंपनीज़ हैं जैसे ONGC, गेल एक्सेट्रा, इनके काफ़ी सारे एसेट्स हैं रशिया में, और वहाँ पर ये अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं वहाँ के ऑयल फील्ड्स में। तो करीब इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया है, और करीब 15 बिलियन US डॉलर्स का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक लड़ाई चलती है या बढ़ती है तो उनके उन ऑयल फील्ड्स पर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो कुछ टाइम के लिए उनके बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है वो जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन पर पड़ता है। हालांकि उनका जो टोटल जो सेल्स है रशिया में उसका करीब बहुत कम है, मतलब उनके टोटल सेल्स का 1% से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स हम जो है रशिया को करते हैं। तो जैसे डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा जो है इनको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है रशिया की वजह से, लेकिन इनका दूसरा इम्पैक्ट दूसरी वजह से ही पड़ रहा है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो टी कंपनीज हैं, हम टी को काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं रशिया में, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये तो हो गया रशिया की बात कि रशिया से हमारे बिजनेस को टेम्परेरी एक सेटबैक मिलेगा और हम शायद अपने एक्सपोर्ट्स उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो उसका बहुत मिनिमल इम्पैक्ट हमारे इंडिया के बिजनेसेस पर पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है वो यूरोप की वजह से पड़ सकता है। अगर वो लड़ाई यूरोप में स्प्रेड होती है, यूरोप के दूसरे देश भी उसमें कूदते हैं, तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी कंपनीज को होगा। और क्यों होगा? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सारा जो है एक्सपोर्ट यूरोप को भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि टाटा मोटर्स जैसा कि आप जानते हैं कि JLR की जो ज़्यादा सेल्स यूरोप में ही होती है टाटा मोटर्स की, आप देखिए किस तरीके से उसके स्टॉक्स टूट रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के अगर आप देखें तो 15% गिर चुका है पिछले 5 दिनों में। इसके अलावा आप देखिए डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा, इनका भी काफ़ी बिजनेस यूरोप में है और उनके स्टॉक प्राइस भी गिर रहे हैं, और पिछले अगर आप 5 दिन में देखें तो 7-8% इनके भी गिर चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए मदरसन सुमी, ये काफ़ी अपने जो ऑटो पार्ट्स जो होती हैं इसे यूरोप में इनका काफ़ी बड़ा इसका बिजनेस है, इसके स्टॉक में भी आप देखिए गिरावट हो रही है और ये करीब 18 से 19% गिर चुका है। तो एक हमारे जो रशिया में हमारा बिजनेस होता है उसको लेके उतना कंसर्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा कंसर्न हमें इस बात को लेकर है कि हम यूरोप में जो हमारी कंपनीज बिजनेस करती हैं उनके बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट होगा। आज के दौर पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो लड़ाई यूरोप में स्प्रेड होती है तो उनके बिजनेस पर भी पड़ेगा, इस बात का मार्केट को फियर है। तीसरा जो खतरा है दोस्तों वो ये है कि अगर यूएस ने ऑलरेडी रशिया के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन अगर सैंक्शंस वो अनाउंस करते हैं तो उन कंट्रीज पर भी कुछ ना कुछ रूल्स लागू होंगे जो रशिया के साथ बिजनेस करते हैं। तो हमारी जो कंपनीज जो रशिया को एक्सपोर्ट करती हैं वो फिर उनसे डायरेक्टली डील नहीं कर पाएंगी, उनके पैसे का लेन देन नहीं हो पाएगा। तो सैंक्शंस का ये इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि वो सैंक्शंस अभी उनके डिटेल्स नहीं आए हैं कि किस तरीके के सैंक्शंस लगाए जाएंगे, लेकिन अगर होता है तो हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हम रशिया या जो उस साइड की जो कंट्रीज़ जो हैं जो रशिया के साइड पर फाइट कर रहे हैं, उनके साइड से फाइट कर रहे हैं, उनके साथ लेन देन में प्रॉब्लम्स
आ सकती है, इस बात का मार्केट को डर है। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जब कारगिल का वॉर हुआ था तब तो बाजार नहीं गिरे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कारगिल का वॉर हुआ था तो वॉर शुरू होने से पहले जो है करीब बाजार 9 से 10% गिर गए थे, लेकिन वॉर शुरू होने के कुछ दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद से ही रिकवरी हो गई। उस वक्त निफ्टी करीब 1000-1100 के रेंज पे होता था और जो गिरावट है वो करीब 90-100 पॉइंट्स की हुई थी और उसके बाद 200-300 पॉइंट की रिकवरी भी हो गई थी। तो आप में से बहुत से लोग ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि कारगिल के वॉर पे जब कुछ नहीं हुआ तो इस वॉर में क्या होगा। दोस्तों, इस आर्गुमेंट को का मैं जो रिस्पॉन्स मेरा ये है कि जब कारगिल की लड़ाई होती है, जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होती है, तो एक अगर हम हिस्ट्री के वॉर को देखें तो जब हम इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो हम अपने सिविलियन एरियाज पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। ये यूरोप की लड़ाई में ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूरोप की लड़ाइयों को देखें तो उसमें शहर के शहर तबाह कर दिए जाते हैं और सारी बिल्डिंगें, और किसी को सिविलियंस किसी को नहीं छोड़ा जाता। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में एक तरीके का एक अनरिटन पैक्ट है या जो भी है कि वो एक दूसरे के सिविलियंस पर उस तरीके से हमला नहीं करते हैं मास स्केल पर। और मार्केट को ये बात पता थी, क्योंकि दोस्तों जिनके करोड़ों रुपए बाजार में लगे होते हैं उनके बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ भी कांटेक्ट होते हैं, उठना बैठना होता है और उन्हें पता होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। काफ़ी हद तक इसकी एडवांस जानकारी रहती है। तो कारगिल के सिचुएशन को इस सिचुएशन के साथ कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि कारगिल का वॉर का एक्सपेंशन नहीं हो सकता था। दूसरे कंट्रीज उनमें कूदने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो है और कंट्रीज भी कूद सकते हैं। कल अगर अमेरिका ने ये बोल दिया कि भाई आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट में हैं, तो इंडिया क्या करेगा? हमारा इतना इन्वेस्टमेंट, हम इतना बिजनेस यूएसए के साथ करते हैं, तो हमारे लिए क्या सिचुएशन हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी यूएसए की ही कंपनी है और हम भी इसी से ही बिजनेस करते हैं, गूगल के थ्रू, अमेजोन के थ्रू। तो ये सारी यूएस कंपनीज हैं, तो उसका इम्पैक्ट का एक डर मार्केट को रहता है। इस वजह से हमारे बाजार भी इतने ज़्यादा प्रेशर में है। तो आइए दोस्तों, अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि बाजार कितना गिर सकता है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी जो है 15,000 के नीचे जा सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। और एक ही पॉजिटिव ट्रिगर है इस वक्त बाजार में, वो है LIC का IPO, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है और वही हमें कुछ होप देता है कि बाजार में एक रिकवरी हो। लेकिन इसके पूरे चांसेस हैं कि 15,000 के से नीचे बाजार जाएगा। और सिर्फ ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि अब तो और भी एनालिस्ट लोग कहने लगे हैं कि बाजार में जो है 15,000 के लेवल से नीचे जाएगा। सो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए, इस बारे में मैंने अपने पीछे वीडियोस में कुछ डिस्कस किया है। आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। फिर मैं जल्दी ही आऊँगा एक नए वीडियो के साथ।